हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम स्टार्ट करें बेटा 11th अकाउंट्स का एक चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारे यहाँ दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक होता है अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। तो हम खाली इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, हम खाली एक ही काम करना है, इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा का पूरा इस डिफरेंस से ही कवर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस डिफरेंस पढ़ने से ही ये चैप्टर कैसे कवर हो जाएगा। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो खाली आप इसके डिफरेंस से आंसर दे सकते हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत कम है। जनरली थ्योरी आएगी और थ्योरी के अंदर इसका डिफरेंस आएगा और ये डिफरेंस पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को बेटा। चैप्टर हमारे पास क्या है, 4 नाम के इसका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बेसिस दो है, एक क्या है अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, दूसरा क्या है कैश बेस अकाउंटिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ना बहुत सिंपल सा है। ये जो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग वाले हैं ना, ये कहते हैं कि हम लोग कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो कैश बेसिस वाले वो कहते हैं खाली हम कैश वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कोई उधार वाली ट्रांजेक्शन आई तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आई बात। अक्रूवल वाले क्या कह रहे हैं, कहते हैं अगर हम कैश बेचेंगे उसे भी रिकॉर्ड करेंगे, उधार बेचेंगे उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश खरीदेंगे उसे भी रिकॉर्ड करेंगे, उधार खरीदेंगे उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। पर कैश वाले क्या कह रहे हैं, कैश बेचेंगे उसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश खरीदेंगे उसे रिकॉर्ड करेंगे, अगर उधार बेचेंगे उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उधार खरीदेंगे उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो क्या है सर, ये उधार वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते? सर ये उधार वाली ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब उसके पैसे, उधार बेचा है जब उसके पैसे आ जाएंगे तब उसको रिकॉर्ड करेंगे, उधार खरीदा है तो जिस दिन उसके पैसे चुका देंगे उस दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आई आपको बात कि दोनों अकाउंटिंग कैसे काम करती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। तो सबसे पहले तो डिफरेंस है ना बेटा इन दोनों के अंदर यही है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग वाले बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और कैश बेसिस अकाउंटिंग वाले ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ये खाली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है जी। इसके बाद आपने ना मेरे साथ पढ़ा था बेटा, इससे पहले चैप्टर्स के अंदर मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया एक्सपेंस फैमिली, इनकम फैमिली। एक्सपेंस फैमिली में आपको याद है कि हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, याद है ना। सर सिंपल सा याद रखना है, अक्रूवल वाले तो इनको डील करते हैं जब ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, और कैश बेसिस वाले इनसे डील नहीं करते जब ये अपने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये इन सबसे डील नहीं करते, लेकिन जब अक्रूवल वाले बनाते हैं तो ये इनसे डील करते हैं। लॉजिक सुन लो, क्यों डील करते हैं, क्यों डील नहीं करते हैं। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो खर्चा आपने कर तो दिया लेकिन चुकाया नहीं, यही मतलब है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, जो खर्चा आपने कर तो दिया लेकिन चुकाया नहीं। तो सर एक सिंपल सी बात बताओ, तो ये तो एक प्रकार की उधारी नहीं हो गई? और क्या उधारी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो ये तो कंसीडर करेंगे इसे, ये उधारी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं करे ना, तो ये इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसीलिए इन सब को ना ये लोग कंसीडर करेंगे जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, और ये कैश बेसिस अकाउंटिंग वाले इन चारों को कंसीडर नहीं करते। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, किसका प्रॉफिट जो है अकाउंटिंग से करेक्ट आएगा, जो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा या फिर जो आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? लॉजिक लगाओ खाली, किसका प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट होगा, जो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी, जिसने सारी की सारी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं छोड़ी, जो आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे आधी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करे उसका करेक्ट है। सर जो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा उसका प्रॉफिट करेक्ट होगा, जो आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है उसका प्रॉफिट कैसे करेक्ट हो सकता है? ठीक है मेरे बच्चों। तो हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस, थर्ड पॉइंट पे, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड बिकॉज दे रिकॉर्ड द कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन। सर ये कैश और क्रेडिट की दोनों के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते तो इनका प्रॉफिट क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका प्रॉफिट और लॉस जो है वो करेक्ट नहीं होता,
करेक्ट कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि दे रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजेक्शन, ये खाली कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो इनका प्रॉफिट करेक्ट नहीं होता। क्लियर है जी। ये सिंपल सी बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज की। टेक्निकल नॉलेज बेटा अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के अंदर टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। सर टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ना ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इन सब से डील कर रहे हैं। जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं ना बेटा, जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जो चाय वाला है, ठेले वाला है, ये सब जो है, जो बहुत छोटे छोटे से हैं, ये जनरली ना अक्रूवल बेस को फॉलो नहीं करते, ये लोग कैश बेस को फॉलो करते हैं, और ये लोग अपनी अकाउंटिंग भी कैश बेस पे बना लेते हैं। ठीक है, उनसे कभी पूछो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। हमारे ट्यूशन सेंटर के सामने एक चाय वाला, आप उसको कभी पकड़ लो, उससे पूछो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब बता। भाई साहब पागल हो जाना उस आदमी ने, तो ये क्या पूछ लिया तूने मेरे से, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? वो कहेगा भाई चाय पीनी है पी, नहीं बाहर जा। उसे पूछो अक्रूड इनकम क्या है, उसे ज़िंदगी में पहली बार वर्ड ही सुना होगा अक्रूड, कहेगा नहीं भाई साहब ये तो नहीं पता। तो मैं खाली एक सिंपल सी बात का लिंक कर रहा हूँ कि भैया अगर अक्रूवल बेस से अकाउंटिंग करनी है ना, तो टेक्निकल नॉलेज ज़रूरत होती है। कैश बेस वालों को टेक्निकल नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कैश बेस वाले सिंपल सा काम करते हैं, पैसा आएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि खाली कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनल है एक है लीगल पोजीशन इसके बाद। ठीक है जी, लीगल पोजीशन क्या कहता है? भारत में ना एक कानून है, भारत में क्या है, एक कानून है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 एक ऐसा कानून है जो भारत की सभी कंपनीज पे लगता है। भारत की सभी किस पे लगता है? कंपनीज पे लगता है। उस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। तो भारत में जितनी भी कंपनी है ना, उन सबको वो कानून फॉलो करना जरूरी है। वो जो भी काम करेगी कंपनियां उस कानून के अकॉर्डिंगली करेगी, उस कानून के बाहर जाके वो कंपनी कुछ भी काम नहीं करती। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे आप, अगर कंपनीज एक्ट 2013 जो है, कंपनीज एक्ट जो 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट 2013 में उसने बोली ये बात कि जो भी कंपनी होगी ना, वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो करेगी, वो कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर सकती। जितनी भी भारत में कंपनी होती है, सभी कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ही से ही अकाउंटिंग हो सकती है कंपनीज की, कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या निकला? कंपनीज एक्ट 2013 ने अक्रूवल बेस अकाउंटिंग को तो रिकॉग्नाइज किया है, पर कैश बेस अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज नहीं करता, पूरी तरीके से डिनाइल करता है। कहता है भैया आप कोई भी कंपनी जो है ना, वो कोई भी कंपनी जो है वो कैश बेस अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी का ना वो चाहते हैं कि ना सही डाटा सामने आए, बिल्कुल सही डाटा, क्योंकि ये सही प्रॉफिट नहीं बता रहा। तो अगर कंपनी का सही प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को पता नहीं लगेगा, तो शेयर होल्डर्स तो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे, वो तो उल्टे ही शेयर खरीद लेंगे। तो इसलिए कंपनी एक्ट 2013 ने बोला कि भैया कैश बेस अकाउंटिंग हमारे यहाँ नहीं चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी भी बोलते हैं कई लोग, रिलायबल बोल लो आप, इसको कई प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं एक्सेप्टेबिलिटी, कई बोलते हैं एक्सेप्टेबिलिटी, आप जो मर्जी बोल लो। ठीक है, हम अकाउंट्स वाले हैं भाई, हम इंग्लिश वाले नहीं हैं, हमें इंग्लिश से इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे तो कई बार स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है अकाउंट्स वालों की। तो एक्सेप्टेबिलिटी जो वर्ड है ये क्या है? मैंने बोला कि एक बात बताओ सिंपल सी, जो चीज़ सही है वो ज़्यादा रिलायबल होगी, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी, या फिर जो चीज़ गलत है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी या रिलायबल होगी? सिंपल सा फंडा लगाओ, सिंपल सा फंडा, जो सही है वो उसको ज़्यादा लोग एक्सेप्टेबल करेंगे, उस पर ज़्यादा लोग विश्वास करेंगे, या फिर जो चीज़ गलत है उसको ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे या फिर उस पर विश्वास करेंगे? तो जो चीज़ सही है ना वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, वो ज़्यादा रिलायबल है, और जो चीज़ गलत है ना, कैश बेस अकाउंटिंग को गलत ही मानते हैं हम लोग। ठीक है जी, वो क्या है, कम विश्वास होता है इस पे लोगों को और कम रिलायबल होती है। तो पढ़ते हैं फटाफट, इतना ही लिखा हुआ है। मोर एक्सेप्टेबल बिकॉज इट रिवील द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये सही प्रॉफिट और लॉस बताती है। लेस एक्सेप्टेबल, कम एक्सेप्टेबल है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सही नहीं बताती। नेक्स्ट चल रहे हैं बेटा, लास्ट है सूटेबिलिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आगे ना मैं अपनी बात को बदलूँगा।
अभी तक मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इससे ऊपर वाले सभी पॉइंट में ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये सही है और ये गलत है। यहाँ पर आके मैं बदल जाऊँगा, अब मैं बोलूँगा ये सही है और ये गलत है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक सिंपल सी बात करते हैं। देख, सूटेबिलिटी का मतलब है कि ये किसको सूट कर रहा है, ये किसको सूट कर रहा है। सर सूटेबल, ये अक्रूवल बेस अकाउंटिंग उनको होता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन ना कॉम्प्लेक्स होती है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत वैराइटीज़ वाली होती है। ठीक है जी, उन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को तो यही सूट करता है, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ही सूट करता है। लेकिन ना कुछ ऐसे बिजनेस है जिनको ना अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सूट करेगा ही नहीं, उनको कैश बेस अकाउंटिंग ही सूट करेगा। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिसको बेटा अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सूट नहीं करती। क्यों नहीं सूट करती? ध्यान से सुनो। सर एक ना भंडारा कराने वाला बंदा है, चंदा इकट्ठा करता है पूरी कॉलोनी से, और चंदा इकट्ठा करके वो बंदा भंडारा करता है। वो आपके यहाँ पे चंदा लेने गया, उसने आपने उससे बोला कि ठीक है 1,001 रुपये की पर्ची काट दे उधार में। आपने उससे उधार में पर्ची कटवा ली, उसने उधार में पर्ची काट के आपको दे भी दी। वो दूसरे घर में गया, उसने भी उसको बोला 1,001 रुपये की पर्ची काट दे उधार में, उसने उधार में पर्ची काट दी और आ गया जी। सर ऐसे उधार में पर्ची काटता रहा तो क्या उसका भंडार हो जाएगा क्या? सर उसको सूट ही नहीं कर रही, उसको सूट ही नहीं करेगा। पता लग रहा है उसका कलेक्शन तो आ गया उधार में बहुत सारा, उधार की पर्ची काट काट के कलेक्शन तो बन गया उसका, पर कैश है ही नहीं, भंडारा कहाँ से होगा? तो नॉट प्रॉफिट, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कैश बेस अकाउंटिंग सूट करता है, अक्रूवल बेस उनको सूट नहीं करता। सर अगर वो इससे कैश बेसिस से अपनी अकाउंटिंग ना करे तो कई सारी ऐसे इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी जो उनको रिसीव हुई भी नहीं। समझ में आई बात? फिर हमने यहाँ पे लिखा कि कुछ प्रोफेशनल जो है ना, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, ये सब भी लॉयर वगैरह जो है ना, ये सब भी कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। खुद मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग की, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा अपनी फर्म का, जहाँ पर मैंने अपनी ट्रेनिंग की जिस सीए फर्म में, वो सीए फर्म भी कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करती थी, वो सीए फर्म भी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो नहीं करती थी। लॉजिक है ना इसका, उनका लॉजिक बिल्कुल सही था। एक्चुअल में क्या है कि अक्रूवल बेस के अंदर क्या करना पड़ता है, कैश और क्रेडिट दोनों की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और कैश बेस में क्या होता है, खाली कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरी सीए फर्म के अंदर, हमारे यहाँ जनरली सीए फर्म में क्या होता है कि ना, जो क्लाइंट होता है ना, वो पैसे ना 1 साल बाद देता है। क्लाइंट ना पैसा जो है, कैश पेमेंट जो है, बहुत ही कम क्लाइंट्स आती है। जनरली क्लाइंट के तो काम करा के चला जाता है, सीए साहब फ़ोन करते रहते हैं, भाई साहब पैसे, वो कहते हैं भिजवा दूंगा, टेंशन ना लो, कहीं भाग के थोड़ी जा रहा हूँ। तो इसी चक्कर में सीएस की जो पेमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिलेड होती है, बहुत ज़्यादा डिलेड होती है। सीए फर्म सबसे जो ज़्यादा परेशान है ना, जो मीडियोकर जो छोटी छोटी सीए फर्म्स होती है, ये अपने क्लाइंट के एटीट्यूड से ही परेशान होती है कि इनके क्लाइंट इनको टाइम पर पैसे देते नहीं हैं। इनके पास काम की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी है। पैसे की कमी क्यों है? पैसे की कमी इसलिए कि वो क्लाइंट टाइम पर पैसा दे नहीं रहा। तो क्लाइंट पैसा टाइम पे दे नहीं रहा, क्लाइंट क्या कर रहा है, उधार काम करवा रहे हैं, ठीक है, कैश नहीं दे रहा। तो इससे सीए फर्म को क्या दिक्कत हो रही है, डिस्कस करते हैं। सर एक मेरे 5 क्लाइंट है, मैंने माना कि मेरी सीए फर्म है, मेरे 5 क्लाइंट हैं। 5 क्लाइंट के अंदर मैंने सबसे ना फीस रिसीव की 1-1 लाख रुपए। मेरी इनकम कितनी हो गई? 5 लाख रुपए। ठीक है जी, उसमें से एक क्लाइंट ने कैश दिया, बाकी सारे क्लाइंट ने कैश नहीं दिया। मेरी इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। इसमें से मेरे पास कैश कितना है? खाली 1 लाख रुपए। बाकी 5 क्लाइंट ने मेरे को पैसे नहीं दिए, बाकी 4 ने पैसे नहीं दिए। अब गवर्नमेंट का एक कानून है इनकम टैक्स, वो कहते हैं भैया इनकम कमाई तो टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स लगा मेरे ऊपर 30%, 30%। मेरी इनकम कितनी थी? 5 लाख रुपए। सर 5 लाख रुपए का 30% मेरा टैक्स कैलकुलेट करना कितना आएगा? 30%, 1,50,000 रुपये। जबकि अपने को कैश कितना मिला है? 1 लाख रुपए। तो भाई घर चलाऊं कि सरकार को टैक्स भर दूं? अगर घर का भी खाना वाना बंद कर दूं, गुरुद्वारा में जाके खाना खाऊं, तो भी सरकार का 50,000 रुपये कर्जा चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। अब इसमें गलती क्या है मेरी? वेर आई रॉन्ग? मैं कहीं से गलत थोड़ी हूँ। मेरे को सूट नहीं करता अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। सर अगर मैं अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ना फॉलो करूँ, कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करूँ, तो मेरी इनकम कितनी है?
1,00,000 रुपये, 1,00,000 पे कितना टैक्स बना? 30%, 30,000, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये भर दिए, फिर भी मेरे को कितना बचा? 70,000। चलो ठीक है, मैं कम में गुजारा कर लूँगा, लेकिन कर लूँगा। सर दिस इज़ द रीज़न कि सीए फर्म्स को कैश बेस अकाउंटिंग ही सूट करती है, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सूट नहीं करती। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में ना बेटा इसके अलावा और क्या पढ़ना है, सम टाइम इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि वो पूछेगा कि अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के एडवांटेज बता दो, या फिर कैश बेस अकाउंटिंग के डिसएडवांटेज बता दो। तो आप सिंपली इसके डिफरेंस से ही इसके एडवांटेज बता सकते हो। इसके एडवांटेज देखो क्या क्या है। सही प्रॉफिट बताता है, कंपनीज एक्ट से रिकॉग्नाइज है, मोर एक्सेप्टेबल है। पता लग गया 3 एडवांटेज, 3 से ज़्यादा पूछेगा भी नहीं वो। ये इसके डिसएडवांटेज से पूछेगा, एडवांटेज नहीं पूछेगा। वो पूछेगा डिसएडवांटेज बताओ, सही प्रॉफिट नहीं बताता, कंपनी एक्ट से रिकॉग्नाइज नहीं है, कम रिलायबल है। ठीक है जी। आप ये भी बोल सकते हो डिसएडवांटेज के अंदर कि भैया यहाँ पे इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, टेक्निकल आदमी को अगर ढूंढेंगे तो पैसे से रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसमें बताओगे तो टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेक्निकल नॉलेज से आपकी जो अकाउंटिंग वो ज़्यादा इंप्रूव्ड बनती है, ज़्यादा अच्छी बनती है, आप बोल सकते हो। ठीक है जी। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप ऐसे लिख सकते हो। तो आज की क्लास में बेटा हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आई थिंक हमने आपको पूरा ढंग से समझाया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है जी, समझ लेंगे घर पे बैठ के प्रॉपरली कि एक एक वर्ड में हमने क्या क्या समझाया है। चैप्टर 4 में बच्चे इसके अलावा और मत पढ़ना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है जी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। अगली क्लास ना आने वाली है अकाउंटिंग इक्वेशन की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हमें अकाउंटिंग सीखने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो बेल आइकन प्रेस करके अपने आप को रेडी रखें, अकाउंटिंग इक्वेशन आते ही आपको मिल जाए। ओके बेटे, गुड बाय।